हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूनिट नंबर 5 वन शॉट। सो यूनिट 5 में हमारी है एप्लीकेशन लेयर्स, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर मैं कवर करवा दूंगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, प्लस यूनिट 5 के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो उसमें भी यही सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, कुछ बेसिक चीजें देखेंगे क्योंकि डीएनएस का क्वेश्चन आपको 10 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। www और HTTP ईमेल्स FTP ये सारी चीज़ें 5 नंबर के अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। रिमोट लॉगिन नेटवर्क मैनेजमेंट ये एक साथ क्वेश्चन आपको दिख सकता है 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में, ठीक है। डेटा कंप्रेशन एंड क्रिप्टोग्राफी ये दोनों एक साथ आपको 10 नंबर में या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में दिखेंगे, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ है कि इसके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं इनको पूछा जाएगा, ठीक है। सो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बाकी बहुत सिंपल सी है ये यूनिट, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप चीज़ों को समझ सकते हो। बस एक बार पढ़ोगे, वीडियो देखोगे और काम खत्म, इसको शायद रिवाइज भी ना करना पड़े, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डोमेन नेम सिस्टम के साथ। सबसे पहला टॉपिक हमारा, ठीक है, इट इज अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट्स ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स लाइक www.example.com इनटू न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस लाइक 192.0.0.1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रांसलेट्स करता है ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स को, मतलब कि ऐसे डोमेन नेम को ट्रांसलेट ये करता है आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे जिनको समझना और याद करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी होगा। जैसे कि आप गूगल यूज करते हो, ठीक है, तो गूगल का आईपी एड्रेस कुछ और है और उसका डोमेन नेम है google.com, ठीक है। सो आप google.com आपके लिए याद करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर्ड टू आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर आप आईपी एड्रेस गूगल का याद करोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, न्यूमेरिकल डिजिट्स होती हैं, ऐसे हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से हम डोमेन नेम्स का यूज करते हैं। तो डीएनएस का काम क्या होता है? सिंपल सा कि ये आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम का यही काम होता है। नेक्स्ट आता है डीएनएस इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर मैसेज एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। मतलब कि जो डीएनएस है हमारा वो एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग एप्लीकेशन लेयर में पढ़ रहे हैं। इसका यूज किया जाता है मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच, ठीक है। जो आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे ही तो हम मैसेजेस करते हैं, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट कैसे होते हैं? आईपी एड्रेस के बेसिस पे, ठीक है। आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करने का काम डीएनएस कर रहा है, तो डायरेक्टली डीएनएस हमारा मैसेज ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेसेस कैन चेंज, सो अ मैपिंग सिस्टम लाइक डीएनएस इज नीडेड टू कीप डोमेन नेम्स कंसिस्टेंट। मतलब कि अब इस लाइन का मतलब ध्यान से समझो। कोई कोई वेबसाइट ऐसी होती हैं, ठीक है, जहां पे आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है, ठीक है। डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब कि आईपी एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जहां पे आईपी तुम्हारा टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है वहां पे आपको बार बार आईपी याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सही वेबसाइट पे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो डीएनएस क्या करता है? एक नेम मैप करता है, ठीक है। नेम मैप करता है मतलब जैसे कि इस पर्टिकुलर आईपी के लिए example.com इसने नेम मैप कर दिया। अब अगर आईपी डायनेमिक है, ये चेंज होता रहेगा, तो उस केस में भी डीएनएस क्या करेगा? उस चेंजिंग आईपी को इसी एक पर्टिकुलर डोमेन से मैप कराता रहेगा, अटैच कराता रहेगा, सो दैट आप जब भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करोगे या इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट मिलेगी, इवन उसका आईपी डायनेमिक हो, चेंज हो रहा हो या फिर प्रीवियस आईपी ही हो, ठीक है। समझ आ गया? फिर से बता देता हूं, आईपी एड्रेस के चेंज होने से डोमेन नेम में कोई फर्क ना पड़े, सेम डोमेन नेम से काम चल जाए, ये भी इंश्योर करता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। It is essential for the functioning of internet, allowing users to access websites using domain names instead of numerical IP address। वही चीज़ है कि ये इंटरनेट की फंक्शनिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायनामिक आईपीज आजकल यूज़ होते हैं, तो टाइम टाइम पे वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो ऐसे में वेबसाइट्स को ओपन करना, यूज़र से इंटरैक्ट कराना, ये सारा काम हमारा डोमेन नेम सिस्टम इंश्योर करवाता है बिना न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस के। मतलब यूज़र को अब आईपी एड्रेस याद करके डालने की ज़रूरत नहीं है, डोमेन नेम की हेल्प से वो डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को सर्च और एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एज पीपल फाइंड इट ईजियर टू रिमेंबर डोमेन नेम्स देन न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस, क्योंकि हमारे लिए भी डोमेन नेम याद रखना ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू आईपी एड्रेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोमेन की बात करें तो 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जेनेरिक डोमेन। जेनेरिक डोमेन्स क्या होते हैं? जैसे कि .com, .edu, .mil,
.org.net। अब .com कमर्शियल डोमेन नेम होता है, ठीक है। EDU एजुकेशनल होता है, MIL मिलिट्री, ORG नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, .net नेटवर्क रिलेटेड एंटिटीज, ठीक है। तो ये सारी आपको चीज़ें पता होंगी। इसके अलावा .gov गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारे भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं जेनेरिक डोमेन्स, ठीक है। और इसके अलावा आते हैं हमारे कंट्री डोमेन, जैसे कि .in, .us, .uk इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। इसी तरीके से जापान, कोरिया, हर जगह का अपना अपना अलग अलग कंट्री डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारा इनवर्स डोमेन, ठीक है। इनवर्स डोमेन्स का काम क्या होता है? ऑल्सो नोन एज रिवर्स डीएनएस, इनको रिवर्स डीएनएस भी बोला जाता है। इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डोमेन नेम एसोसिएटेड विद एन आईपी एड्रेस। बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम का काम मैंने क्या बताया अभी तक आपको मैंने ये बताया कि वो क्या करता है, आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे डोमेन नेम जनरेट करता है, ठीक है। बट इनवर्स डोमेन में क्या होता है, डीएनएस का उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि यहाँ पे आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे, ठीक है, आईपी एड्रेस क्या है उसके बेसिस पे डोमेन नेम पता किया जाता है। मतलब कि जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम हमारा क्या कर रहा था, हमारे आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट कर रहा था, ठीक है। मतलब डोमेन नेम को ट्रांसलेट कर रहा था आईपी एड्रेस में, ठीक है। बट इनवर्स डोमेन में क्या होता है, आईपी एड्रेस हमको पता है बट हमको डोमेन नेम पता करना है उस आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो ये काम इनवर्स डोमेन्स में होता है। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस पे। मतलब हमें डोमेन नेम पहले से पता होता है, आईपी एड्रेस पता करना होता है, ट्रांसलेट कर देता है, पता चल जाता है, ठीक है। इनवर्स डोमेन में क्या हो रहा है, आईपी एड्रेस पहले से पता है, उसके बेसिस पे क्या डोमेन नेम है वो पता कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल, इफ यू नो द आईपी एड्रेस 192.0.2.1 एंड want to find the associated domain name, you can use an inverse DNS lookup, ठीक है। DNS lookup कई सारे आते हैं, NS lookup आप लोगों ने शायद सुना हो या फिर आप गूगल पे जाके देख सकते हो। NS lookup होता है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, आईपी एड्रेस डालोगे, उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे एसोसिएटेड डोमेन नेम आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। सो ये इनवर्स डोमेन का एक तरीका होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग ऑफ डीएनएस की बात करें तो ये कुछ इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। इसमें 4 बेसिक कंपोनेंट है हमारे, यूजर प्रोग्राम, रिजॉल्वर, कैश और डीएनएस सर्वर, ठीक है। होता क्या है अब देखो, समझो, ये समझने से पहले ये समझो इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। बाकी ये आपको डायग्राम अभी समझ में आ जाएगा। यूजर प्रोग्राम सेंड डोमेन नेम रिक्वेस्ट टू रिजॉल्वर। यूजर प्रोग्राम क्या कर रहा है, डोमेन नेम की रिक्वेस्ट भेज रहा है रिजॉल्वर के पास, ठीक है। इट क्वेरीज डीएनएस सर्वर और कैश फॉर द आईपी एड्रेस। अब यहां से जब डोमेन नेम गया यहाँ पे, ठीक है, ये देखो वही चीज है ना, डोमेन नेम आ रहा है और उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। डीएनएस का काम ये होता है कि डोमेन नेम लेता है, उसको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। तो अब यूजर प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे डोमेन नेम गया, ठीक है। रिजॉल्वर क्या किया, कैश में चेक किया कि क्या यहाँ पे आईपी एड्रेस एसोसिएटेड कोई रिसेंटली वाला पड़ा तो नहीं है। अगर रिसेंट कोई ऐसा नहीं आईपी एड्रेस इसका एसोसिएटेड डोमेन नेम के साथ पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर पे रिक्वेस्ट डालेगा। तो रिजॉल्वर का यही क्या काम होता है, या तो ये डीएनएस सर्वर को क्वेरी करेगा या तो फिर कैश से डेटा ले लेगा अगर रिसेंटली डेटा पड़ा हुआ है तो, ठीक। कैश प्रोवाइड्स क्विक रिस्पॉन्सेज फॉर रिपीटेड डोमेन रिक्वेस्ट, एक्ट एज स्टोरेज फॉर रिसेंटली रिजॉल्व डीएनएस क्वेरीज। मतलब कि रिसेंटली जो भी क्वेरीज हुई हैं डीएनएस सर्वर से वो सारी कैश के अंदर स्टोर रहती हैं, ठीक है। जो भी क्विक रिस्पॉन्सेज वाला डेटा है, ठीक है, रिपीटेड डोमेन नेम, जैसे कि यूजर प्रोग्राम ने 2 बार सेम वेबसाइट खोल ली, क्योंकि आप भी 2 बार सेम वेबसाइट खोल सकते हो जरूरत पड़ने पे, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि जो रिसेंटली ओपनड है वो यहीं से कैश से ही मिल जाता है, तो उसके लिए डीएनएस सर्वर से क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो कैश का ये काम होता है, ये रिसेंटली हुई चीजें स्टोर रखता है, मतलब रिसेंटली जो भी डीएनएस क्वेरीज हुई हैं उनको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट डीएनएस सर्वर है हमारा, इट होस्ट द डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस डेटाबेस एंड रिटर्न्स द आईपी एड्रेस फॉर द रिक्वेस्टेड डोमेन नेम। अब यहां से जो भी डोमेन नेम की रिक्वेस्ट यहाँ पे गई रिजॉल्वर पे, ठीक है, रिजॉल्वर ने क्या किया, रिजॉल्वर ने कैश में चेक किया, अगर कैश में उसको एसोसिएटेड आईपी एड्रेस नहीं मिला तो वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर में रिक्वेस्ट डालेगा, यहां से क्वेरी करेगा। यहां पे पूरा डेटाबेस होता है सर्वर के अंदर कि कौन सा डोमेन नेम किस आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक। अब इसको जैसे ही ये मिला डोमेन नेम, इसने क्या किया, आईपी एड्रेस इसको रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है, वापस कर दिया कि हाँ ये आईपी एड्रेस है। अब क्या होगा, कैश क्या करेगी, इसमें से रीड कर लेगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे डेटा आपका आया है यहाँ से रिस्पॉन्स, उसको रीड करके सेव कर लेगी ताकि अगली बार अगर जरूरत पड़े तो यहीं से डायरेक्टली भेजा जा सके, ठीक। और फिर ये रिजॉल्वर क्या करेगा, वापस यूजर के पास भेज देगा इस जो डीएनएस यूजर ने भेजा था डोमेन नेम, ठीक है, उस डोमेन नेम का यहाँ पे आईपी एड्रेस भेज देगा और उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट को डिस्प्ले करवा देगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा बट मैं चीज़ों को डेप्थ में बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ईजी चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा www एंड HTTP, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आप सबने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इट इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट दैट अलाउज डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्सेज टू बी एक्सेस्ड वाया
वेब ब्राउजर मतलब कि ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इंटरनेट पे, जो ये अलाउ करता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वेब रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो वेब ब्राउजर पे, ठीक है। कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्सेस और डिस्प्ले कराता है वेब पेजेस को, ठीक है, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब आपके वेब ब्राउजर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर्स दैट स्टोर एंड सर्व वेब कंटेंट, ऐसे कंप्यूटर्स जो वेब कंटेंट को स्टोर या फिर सर्व करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल है इसका अपाचे, इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेब पेजेस, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट इन HTML एक्सेसिबल ऑन द वेब। बेसिकली वेब पेजेस क्या होते हैं? जो हमारे HTML फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो भी वेब पेजेस तो आप सबने अभी तक यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। अभी आप वेब टेक का एग्जाम देख के आए हो तो उसमें सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। वेब पेजेस क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट होते हैं हमारे। नेक्स्ट आती है वर्किंग। वर्किंग क्या होती है? यूजर एंटर्स URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इन अ ब्राउजर विच सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। देखो अब होता क्या है, वर्किंग किस तरीके से, सिंपल वर्किंग है, आप सबको पता है ये सारी चीज़ें, बस मैं रिपीट करता हूँ ताकि एक बार दिमाग में घुस जाए थोड़ा सा। तो वर्किंग क्या होती है? URL एंटर करता है यूजर, ठीक है। जैसे कि मैं बैठा हूं अभी, तो मैं क्या करूंगा? URL एंटर करूंगा कोई सा भी, ठीक है, ब्राउजर पे। अब क्या होगा? ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। जैसे ही मैंने URL डाली, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को। सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा और मुझे जो रिसोर्स चाहिए अपनी स्क्रीन पे, उस स्क्रीन को वहां से वेब पेज को भेजेगा ताकि वो मेरे ब्राउजर पे डिस्प्ले हो सके, ठीक है। तो ये सिंपल सी वर्किंग है, आप डायग्राम बना के भी समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड अदर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। HTTP का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज किस लिए होता है? ये वेब पेजेस को ट्रांसफर करता है इंटरनेट पे। उसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो भी हमारी बेसिकली वेब रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफर करने के लिए हमारा किसका यूज होता है? HTTP का, ठीक है। HTTP का भी एडवांस वर्जन है, जैसे कि HTTPS हो गया, जो ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। बट मोस्टली जो हमारी वेबसाइट्स रिसेंटली आपने बनाई, मतलब जो नई वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली ज़्यादातर आप देखोगे कि HTTP यूज़ करती हैं, ठीक है। बट जो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वो HTTPS ही यूज़ करती हैं, ठीक है। सो कंपोनेंट्स की बात की जाए तो HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, आंसर आया था वेब टेक में, आप लोग लिख के आए हो, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? सेंड टू अ सर्वर बाय क्लाइंट और ब्राउजर आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक रिसोर्स, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट का काम क्या होता है? ये सर्वर के पास भेजी जाती है, ठीक है। सॉरी, ये सर्वर के पास भेजी जाती है क्लाइंट और ब्राउजर के थ्रू। मतलब कि क्लाइंट या फिर ब्राउजर क्या करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है जिसमें कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल के भेजता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये रिसोर्स चाहिए, ठीक है। और तुम जाओ सर्वर के पास और वो सारी रिसोर्सेज लेके आओ। तो HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? HTTP रिक्वेस्ट जाती है अपने अंदर सारा डेटा पैरामीटर्स ऐड करके और फिर वहाँ से डेटा लेके आती है। मेथड्स क्या होते हैं? गेट, पोस्ट, PUT और डिलीट। गेट क्या होता है? डेटा रिट्रीवल। पोस्ट क्या होता है? सेंड डेटा। PUT क्या होता है? अपडेट डेटा। डिलीट होता है रिमूव डेटा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो HTTP रिक्वेस्ट के साथ अटैच्ड होते हैं जिससे कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HTTP रिस्पॉन्स है सेंट बाय द सर्वर टू द ब्राउजर कंटेनिंग रिक्वेस्टेड रिसोर्स और एरर मैसेज। मतलब अब HTTP रिक्वेस्ट चली गई ब्राउजर के पास, वहां से वो भी तो कुछ प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो अब ब्राउजर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को, और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अब आपने ऐसी कोई वेबसाइट की डिमांड कर दी जो वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर जिस पे कोई एरर आ चुका है या फिर वो वेबसाइट अभी बंद है, तो उस केस में क्या होगा? या उसका सर्वर डाउन है, तो उस केस में क्या होगा? एक वापस से जो रिस्पॉन्स आएगा वो एरर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। मोस्टली एरर 404 नॉट फाउंड टाइप से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने जो वेबसाइट डाली है उसको, वो वर्किंग वेबसाइट है, ठीक है, एक्टिव वेबसाइट है, तो आपको क्या होगा? रिस्पॉन्स में वो पर्टिकुलर वेबसाइट शो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से HTTP रिस्पॉन्सेज आते हैं सर्वर की तरफ से, ठीक। स्टेटस कोड्स इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। स्टेटस कोड्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक जो रिजल्ट बताते हैं आपका, जैसे कि 404 नॉट फाउंड, 200 ओके एक्सेट्रा, ठीक है। वर्किंग की बात की जाए तो सेंड HTTP रिक्वेस्ट, ये हमारा ब्राउजर है और ये हमारा सर्वर है। अब ये ब्राउजर क्या करता है? HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक। यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और रिस्पॉन्स जनरेशन होता है, उसके बाद वापस से रिस्पॉन्स भेज दिया जाता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आपका एरर भी हो सकता है और रिस्पॉन्स आपका रिक्वेस्टेड रिसोर्स भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल्स एंड FTP। FTP क्या होता है? हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पहले ईमेल देख लो। इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज ओवर द इंटरनेट। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? डिजिटल मैसेजेस को सेंड करने के लिए, डिजिटल मेल्स को सेंड करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए ओवर द इंटरनेट, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है? ईमेल क्लाइंट, मेल सर्वर और ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। ईमेल क्लाइंट,
मेल सर्वर्स, ईमेल एड्रेसेस। ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। ईमेल क्लाइंट्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ईमेल्स को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि जीमेल, ठीक है। मेल सर्वर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड फॉरवर्ड ईमेल। ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो ईमेल्स को स्टोर या फिर फॉरवर्ड करने के लिए यूज होते हैं। ईमेल एड्रेसेस यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर रेसिपिएंट। ईमेल एड्रेसेस आपको सबको पता है, ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं? ये यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं किसी एक यूजर के लिए ही, ठीक है। जैसे कि user@gmail.com। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ये ईमेल है ये किसी एक यूजर की ही होगी, किसी 2-3 यूजर की या फिर मल्टीपल यूजर इस ईमेल का यूज नहीं कर सकते मतलब सबके पास स्पेसिफिक पासवर्ड होता है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं यूज कर सकते हैं, बट आप शेयर करोगे तो यूज करेंगे ही, सीधी सी बात है, ठीक है। सो प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3 बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, देन POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। तो जब मैंने यूनिट 1 पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये सारे ईमेल के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे बताए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? जितने भी ईमेल हैं, ठीक है, क्लाइंट के और सर्वर के बीच में या सर्वर और सर्वर के बीच में, वो सारे ट्रांसमिशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP का काम क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कि यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ सर्वर अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू एक्सेस द सेम मेल बॉक्स। मतलब कि ये हमारा क्या करता है? मैसेज जो है सर्वर तक लेके जाता है, ठीक है, और सारे यूजर्स को, जितने भी यूजर उस मेल को रीड करना चाहते हैं या उस मैसेज को रीड करना चाहते हैं, उनको अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली सर्वर पे जाके रीड कर सकते हैं, ठीक है। उनके अपने सिस्टम तक लाने का काम ये नहीं करता, उनको जाके सर्वर पे ही रीड करना पड़ेगा। और ये मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पे अलाउ करता है कि वो एक साथ एक मैसेज को रीड कर सकते हैं। बट POP3 का काम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना। IMAP का काम क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट पे जाके आप मैसेज को एक्सेस कर पाओगे। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। देखो पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में अगर कोई चिट्ठी आती है तो जो पोस्टमैन होता है वो आपके घर तक देके जाता है चिट्ठी। सो वही सेम चीज है POP3 के अंदर। क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल को सर्वर से उठाता है और ला के आपके पर्टिकुलर जो आपका सिस्टम है वहां तक पहुंचा के जाएगा, ठीक है, कि आपको सर्वर पे जाके रीड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे ही रीड कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या करता है? सर्वर से डिलीट कर देता है। तो जैसे अब चिट्ठी अगर पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से आपके घर ले आया तो पोस्ट ऑफिस में उस चिट्ठी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, मतलब रिकॉर्ड रहेगा कि आपके घर आई है, बट उस चिट्ठी के अंदर क्या डिटेल है उसका रिकॉर्ड वहां नहीं रहता, ठीक है। उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है? जो भी ईमेल आपका सर्वर से लेके सिस्टम तक आता है तो सर्वर पे उस डेटा को डिलीट करता है ताकि कोई और ना रीड कर सके, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है IMAP और POP3 के अंदर बेसिक्स है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो फाइल्स का ट्रांसफर करवाता है इंटरनेट पे या फिर नेटवर्क पे, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? FTP क्लाइंट, FTP सर्वर। FTP क्लाइंट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर यूज टू अपलोड और डाउनलोड फाइल्स, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज किया जाता है फाइल्स को अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे FTP सर्वर, कंप्यूटर दैट स्टोर्स फाइल्स एंड मेक्स देम अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। FTP सर्वर ऐसे सर्वर्स या फिर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो फाइल्स को स्टोर रखते हैं ताकि वो ट्रांसफर के लिए अवेलेबल की जा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। तो बेसिकली हमारे FTP के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं? तो 2 मेजर प्रोटोकॉल्स हैं, एक है FTPS और SFTP। FTPS क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये ज्यादा सिक्योर वर्जन है FTP का, ठीक है। और SFTF क्या होता है? SFTP क्या होता है? SSH सिक्योर शेल FTP, यानी कि सिक्योर शेल एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ अटैच किया जाता है ताकि प्रॉपर इंक्रिप्शन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। यूजेस SSH सिक्योर शेल फॉर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के लिए सिक्योर शेल का यूज करता है SFTP, ठीक है। रिमोट लॉगिन क्या होता है? इट अलाउज यूजर टू लॉग इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग रिमोट सर्वर और फ्रॉम रिमोट लोकेशन। मतलब कि ये यूजर को अलाउ करता है कि वो किसी भी कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है रिमोट सर्वर के थ्रू या फिर रिमोट लोकेशन पे होते हुए, ठीक है। कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स आर टेलनेट एंड SSH। सिक्योर शेल और टेलनेट कुछ कॉमन यूज प्रोटोकॉल हैं जो रिमोट लॉगिन के लिए यूज किए जाते हैं। यूज फॉर एक्सेसिंग सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस एंड अदर रिमोट सिस्टम्स। इनका यूज किया जाता है सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए, नेटवर्क पे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको यूज करने के लिए, साथ ही साथ दूसरे जो रिमोट सिस्टम्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए या उनको यूज करने के लिए बेसिकली रिमोट लॉगिन का यूज किया जाता है, ठीक है। टेलनेट और SSH 2 मेजर जो इसके प्रोटोकॉल हैं। तो टेलनेट क्या है? ओल्डर प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन दैट ट्रांसमिट डेटा इन प्लेन टेक्स्ट नॉट सिक्योर, ठीक है।
टेलनेट पहली चीज हमारा सिक्योर नहीं है, दूसरी चीज अब यूज नहीं होता, टेलनेट पहले यूज होता था। इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता था रिमोट लॉगिन के लिए, जिससे कि डेटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट में हमारा ट्रांसमिट हो सके। अब प्लेन टेक्स्ट में होता है तो इसका सिंपल सा मतलब है डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है, अगर डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है तो डेटा सिक्योर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा एसएसएच, जो कि अब यूज होता है, ठीक है। एसएसएच क्या है? सिक्योर शेल है, अ मोर सिक्योर अल्टरनेटिव टू टेलनेट दैट एनक्रिप्ट द सेशन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब कि सिंपल सा फंडा है कि जो टेलनेट था पुराना था, इसमें जो आपका इंक्रिप्शन नहीं होता था, प्लेन टेक्स्ट का ट्रांसमिशन होता था, ठीक है, जिस वजह से ये सिक्योर नहीं था। बट एसएसएच आया तो उसने यही चीज़ की, सिक्योर शेल का काम ही यही होता है कि वो इंक्रिप्शन करता है, जिससे कि टेलनेट के ऑल्टरनेटिव में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल है ये, ठीक है, ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी और ज़्यादा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स टू एंश्योर द रन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो बेसिकली नेटवर्क मैनेजमेंट का यूज होता है नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा नेटवर्क है, वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन कर सके, मतलब कि जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करता हुआ काम करे, ठीक है। इंक्लूड सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक एसएनएमपी, एनएमएस, नेटफ्लो, ठीक है। एसएनएमपी क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके अंदर सिंपली नेटवर्क को मैनेज करने के टूल्स और इक्विपमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से ये मैनेज करेगा, वो सारा डेटा प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। एनएमएस क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ओवरऑल नेटवर्क को किस तरीके से मैनेज करना है, कौन से प्रोटोकॉल्स को कहाँ यूटिलाइज करना है, उसका काम एनएमएस का होता है, ठीक है। Net flow, it collects flow data from network devices, exposed to a collector and analyzes for traffic monitoring and security management। तो बेसिकली जो भी फ्लो डेटा है, जो भी डेटा फ्लो हो रहा है नेटवर्क के अंदर, उसको ये कलेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसको एक्सपोर्ट करता है कलेक्टर के अंदर और एनालाइज करता है ये मॉनिटर करने के लिए कि ट्रैफिक कैसा है हमारे ओवरऑल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है नेटफ्लो हमारा। सो बेसिकली नेटवर्क मैनेजमेंट में यही इतना सा है, ठीक है। बाकी 2 नंबर में मुश्किल से ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ डेटा टू सेव स्टोरेज स्पेस और ट्रांसमिशन टाइम। सो बेसिकली आप सबने कभी ना कभी डेटा कंप्रेशन का यूज किया होगा, मे बी इमेज कंप्रेस करने के लिए, वीडियो साइज कंप्रेस करने के लिए, पीडीएफ्स कंप्रेस करने के लिए, या फिर और भी चीजें होती हैं, ठीक है। सो इन सबको कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करने का मतलब साइज को रिड्यूस कर देना, जिससे कि स्टोरेज कम लगे, बट जो बेसिकली डेटा का अपीयरेंस है, विजुअल है, ठीक है, वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, ठीक है। स्पेस को कम करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम को भी कम करता है, क्योंकि स्पेस कम लगेगी तो ट्रांसमिट होने में टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। टाइप्स की बात की जाए तो लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन, 2 तरह के कंप्रेशन होते हैं डेटा कंप्रेशन में, ठीक है। लॉसलेस क्या होता है? नो डेटा लॉस, ओरिजिनल डेटा कैन बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड लाइक जिप और पीएनजी, ठीक है। तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है हमारा? इसमें किसी भी तरह का डेटा लॉस नहीं होता है, ओरिजिनल डेटा जो है वो परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे, जैसे कि जिप और पीएनजी फाइल्स, ठीक है। लॉसी कंप्रेशन क्या होता है? सम डेटा इज लॉस, ओरिजिनली डेटा कैन नॉट बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड। मतलब यहाँ पे कुछ डेटा आपका लॉस हो जाता है, जिससे कि आपका डेटा जो है वो ओरिजिनली दोबारा से परफेक्टली नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता, ठीक है। एग्जांपल जेपीईजी और एमपी3 फाइल्स। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक्स, रन लेंथ एनकोडिंग, आरएलई, कंप्रेस रिपीटेड डेटा सीक्वेंस, ठीक है। कुछ टेक्निक्स है हमारे डेटा कंप्रेशन के अंदर। सबसे पहला आता है रन लेंथ एनकोडिंग, जिसको आरएलई बोलते हैं। ये क्या करता है? कंप्रेस रिपीटेड डेटा सीक्वेंस, जो भी रिपीटेड डेटा सीक्वेंस होते हैं उनको कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन, यूजेस डिक्शनरी टू रिप्लेस रिपीटेड सबस्ट्रिंग। डिक्शनरी का यूज करता है ताकि जो रिपीटेड सबस्ट्रिंग हो उनको रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी एनकोडिंग, दैट इज हफमैन असाइन शॉर्टर कोड टू फ्रीक्वेंट सिंबल्स। इसका काम क्या होता है? जितने भी फ्रीक्वेंट सिंबल्स होते हैं उनको शॉर्टर कोड असाइन कर देता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मिंग कोडिंग, ठीक है, कन्वर्ट्स डेटा टू अ डिफरेंट डोमेन फॉर एफिशिएंट कंप्रेशन। ये डेटा के डोमेन को चेंज कर देता है ताकि उसका कंप्रेशन एफिशिएंटली किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है? तो 2 मेजर प्रोसेस हैं, एनकोडिंग और डीकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि कंप्रेसिंग द डेटा बाय एनालाइजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनकोडिंग, ठीक है। तो डेटा को बेसिकली कंप्रेस करना, एनालाइज करके, ट्रांसफॉर्म करके, एनकोड करके, ये सारा एनकोडिंग का पार्ट है। देन डिकोडिंग में डीकम्प्रेसिंग डेटा बाय डिकोडिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल डेटा। मतलब कि जो भी ओरिजिनल डेटा का रिकंस्ट्रक्शन होता है या फिर डिकोडिंग होती है, वो सारा हम लोग का प्रोसेस नंबर 2 है डिकोडिंग का, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा डेटा कंप्रेशन। नेक्स्ट आता है क्रिप्टोग्राफी। इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और अल्ट्रेशन। मतलब कि क्रिप्टोग्राफी का सिंपल सा फंडा है कि जो आपका डेटा है उसको इस तरीके से
मॉडिफाई कर देना, इस तरीके से एंक्रिप्ट कर देना कि उसको अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस ना किया जा सके, ना ही उसमें किसी तरह के ऑल्ट्रेशंस किए जा सकें, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल डेटा प्लेन टेक्स्ट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट साइफर टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि क्रिप्टोग्राफी का सिंपल सा काम होता है कि जो भी आपका रीडेबल डेटा है यानी कि प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है उसको कन्वर्ट कर देना अनरीडेबल फॉर्मेट में यानी कि साइफर टेक्स्ट में, और इसी तरीके से जो भी आपका साइफर टेक्स्ट है उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। तो ये दोनों काम कौन करता है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है इंक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इंक्रिप्शन होता है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में वापस से कन्वर्ट करना डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। फिर आता है पब्लिक की, शेयर्ड विद एनीवन टू अलाउ देम फॉर एन्क्रिप्टिंग डेटा। पब्लिक की पब्लिकली शेयर्ड होती है, किसी के साथ भी शेयर की जा सकती है ताकि डेटा को वो एन्क्रिप्ट कर सके। मतलब जिसके पास पब्लिक की होती है वो डेटा को एन्क्रिप्ट कर सकता है, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइवेट की का काम क्या होता है? सिक्योर्ड बाय द कीज ओनर एंड यूज्ड टू डिक्रिप्ट एंड डेटा एन्क्रिप्टेड विद करस्पॉन्डिंग पब्लिक की। मतलब कि अब जिस पब्लिक की से डेटा को एन्क्रिप्ट किया गया है उसी से एसोसिएटेड एक प्राइवेट की होती है जो कि ओनर के पास होती है, ठीक है। ओनर क्या करता है? उस की को सीक्रेट रखता है, प्राइवेट की उसका नाम है, उसको प्राइवेट रखा जाता है। उसका काम होता है जो भी एन्क्रिप्टेड डेटा है उसको वापस से डिक्रिप्ट करना, ठीक है, ताकि इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड रहे हमारा जो भी डेटा है, ठीक है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूजेस द सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक ही की का यूटिलाइजेशन होता है एंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी, जबकि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पेयर्स यूज होते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की के, जिसमें पब्लिक की सबके साथ शेयर की जा सकती है, इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है, और प्राइवेट की आपकी डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, सिक्योर्ड की होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, व्हाट्सएप मैसेजिंग, डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे क्रिप्टोग्राफी के। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। यूनिट 5 यहाँ पे खत्म हो गई है। न्यूमेरिकल की वीडियो मैं 25 को अपलोड कर दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डेफिनेटली विजिट करिएगा एंड प्लीज डू शेयर द वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।